वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, पिछले 20 सालों से एक जंग चल रही है और इसमें मेरा वर्ग जीत गया है। लेकिन उन्होंने आपको ये कभी नहीं बताया कि ये बैंकिंग सिस्टम आखिर बना ही ऐसा क्यों है कि हमेशा उनका वर्ग ही जीतता रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि बफेट जैसा अमीर आदमी अपना ज्यादातर पैसा बिल्कुल सीधे साधे निवेशों में रखता है, जबकि बैंक आपको उलझे हुए प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं जिनमें छिपी हुई फीस होती है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। बैंकों ने पिछले साल सिर्फ ओवरड्राफ्ट फीस से हजारों करोड़ रुपए कमाए। ये वो पैसा है जो आप जैसे मेहनत करने वाले आम हिंदुस्तानियों की जेब से निकलकर सीधा बैंकों के मुनाफे में चला गया। और बफेट जैसे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये खेल कैसे खेला जाता है। आज मैं उन 8 बातों का पर्दाफाश कर रही हूँ जिनके बारे में बैंक दिन रात दुआ करते हैं कि आपको कभी पता न चले। ये वही वित्तीय जाल है जो अमीरों को और अमीर बनाते हैं और बाकी सब चाहे कितनी भी मेहनत कर ले संघर्ष करते रहते हैं। आखिरी जाल जो मैं बताऊंगा वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो उन सबसे वफादार ग्राहकों को निशाना बनाता है जिन्हें लगता है कि वे सब कुछ सही कर रहे हैं। अगर आप भी इस धांधली वाले खेल से थक चुके हैं तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए उस सच को उजागर करते रहे जिसे वे छिपाना चाहते हैं। पहला जाल, ब्याज का जाल। बैंक कैसे चक्रवृद्धि ब्याज को आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है ना? लेकिन जो आपको कोई नहीं बताता वो ये है कि यही ताकत जो आपकी दौलत बना सकती है, असल में आपके वित्तीय भविष्य को तबाह कर रही है। बैंकों ने इस शक्तिशाली औजार को लिया और आपके खिलाफ एक हथियार में बदल दिया। चलिए एक छोटी सी गिनती करते हैं जो आपका दिमाग हिला देगी। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख रुपए का कर्ज है और ये किसी फिजूल खर्ची से नहीं बल्कि जिंदगी की किसी जरूरत की वजह से हुआ है, जैसे गाड़ी की मरम्मत, कोई मेडिकल इमरजेंसी या शायद बच्चे की फीस भरने के लिए। आजकल के 30-36% के सालाना ब्याज दर पर अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहें तो आप 20 साल से भी ज्यादा तक उस कर्ज में फंसे रहेंगे और चौंकाने 2000 से 4000 रुपए बन जाते हैं। 10-20 सालों में आपने बिना किसी फायदे के हजारों रुपए गवा दिए। और जो बात गुस्सा दिलाती है वो ये है कि बैंक अक्सर उन्हीं खातों को निशाना बनाते हैं जिनमें कम बैलेंस होता है, यानी जो लोग इसे सबसे कम झेल सकते हैं वे ही सबसे ज्यादा भरते हैं। आज 2025 में भी भारत के कुछ सबसे बड़े बैंक ये फीस वसूल रहे हैं, जबकि वे अरबों का मुनाफा कमा रहे हैं। वे इस बात पर भरोसा करते हैं कि आप इतने व्यस्त, थके हुए या इतने शर्मीले हैं कि आप कभी सवाल नहीं करेंगे। आपको ये करना है, अपने पिछले 3 महीने के स्टेटमेंट देखिए, सारी फीस जोड़िए और फिर बैंक को फोन करके इन फीस को वापस करने की मांग करिए। ज्यादातर बार अगर आप मजबूती से पूछेंगे तो वे ऐसा कर देंगे। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि वे एक पतली रेखा पर चल रहे हैं और ज्यादातर लोग कभी पूछते ही नहीं हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या अब आपको समझ आ रहा है कि ये खेल कैसे आपके खिलाफ रचा गया है? अगर इन रहस्यों से आपकी आंखें खुल रही हैं, तो नीचे कमेंट्स में आंखें खुल गई लिखिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और इससे मुझे पता चलता है कि आप ऐसा कंटेंट और देखना चाहते हैं। लेकिन ये मंथली फीस तो कुछ भी नहीं है उस चीज के मुकाबले जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। वे एक ऐसी सर्विस देते हैं जो सुनने में तो मददगार लगती है, लेकिन असल में उनका सबसे मुनाफे वाला जाल है। तीसरा जाल, ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन, मदद के भेस में हजारों करोड़ का धोखा। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर कोई आपकी मदद करने के लिए आपसे 50 रुपए की चाय के लिए 500 रुपए वसूल ले, तो क्या आप उसे प्रोटेक्शन कहेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन के साथ ठीक यही करते हैं। ये घोटाला ऐसे काम करता है, आप किसी छोटी सी खरीदारी के लिए अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं और आपके अकाउंट में बस कुछ रुपए कम पड़ जाते हैं। ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन करने के बजाय बैंक उसे हो जाने देता है और फिर आप पर 500 से 600 रुपए की ओवरड्राफ्ट फीस लगा देता है, कभी कभी तो दिन में कई बार। आज 2025 में भी सुधार की सारी बातों के बावजूद ज्यादातर बैंक ये तब तक करते रहते हैं जब तक आप खुद इसे बंद न करवाएं। और यही चाबी है, वे उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता ही नहीं है। आप इस तथाकथित प्रोटेक्शन को मना कर सकते हैं। आज ही अपने बैंक को फोन करके कहिए, मुझे ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। अगर मेरे अकाउंट में पैसे न हो तो ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन कर दीजिए, लेकिन मुझसे फीस मत वसूलिए। ये आसान है, ये कानूनी है और ये आपके सैकड़ों या हजारों रुपए बचा सकता है।
औसतन एक आम भारतीय जो इन फीसों का शिकार होता है वो सालाना 5,000 से 10,000 रुपए गंवा देता है। ये पैसा सीधा आपकी जेब से उनकी जेब में जाता है, सिर्फ वो पैसा खर्च करने के सौभाग्य के लिए जो आपके पास था ही नहीं। लेकिन अगर आप इन सभी फीसों से बच भी जाएं, तो एक और जाल है जो और भी ज्यादा शातिर है। इसका ताल्लुक उस पैसे से है जिसे आप सुरक्षित रख रहे हैं। चौथा जाल, बचत का भ्रम। क्यों सुरक्षित रहना आपको सबसे महंगा पड़ रहा है? आपको जिंदगी भर यही बताया गया है, बस पैसा बचाओ, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप 40 की उम्र पार कर चुके ज्यादातर जिम्मेदार लोगों की तरह हैं, तो आपने ठीक यही किया होगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि ये सलाह न सिर्फ पुरानी हो चुकी है, बल्कि असल में आपको नुकसान पहुंचा रही है। आज 2025 में एक पारंपरिक बैंक के सेविंग्स अकाउंट पर मुश्किल से 2.5% या 3% का ब्याज मिलता है, और महंगाई, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 6-7% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हर साल उस अकाउंट में पड़ा आपका पैसा अपनी कीमत खो रहा है। आप सुरक्षित रहकर भी हर साल और गरीब हो रहे हैं। इसके बारे में सोचिए, आपके 10 लाख रुपए जो आज एक पारंपरिक सेविंग्स अकाउंट में पड़े हैं, उनकी असली खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर कुछ सालों में घटकर सिर्फ 9 लाख रह जाएगी। आपने ये पैसा खर्च करके नहीं गंवाया, बल्कि उसे सिर्फ सुरक्षित रखकर गंवा दिया। आपने ये पैसा जिम्मेदारी निभाकर गंवाया है। बैंक बस इसी बात पर भरोसा करते हैं कि आप कोई रिस्क नहीं का मतलब कोई नुकसान नहीं समझ लेंगे। लेकिन एक बेहतर रास्ता है। आज आप कई छोटे बैंकों में हाई यील्ड एफडी से, पोस्ट ऑफिस की योजनाओं से या लिक्विड म्यूचुअल फंड से 7% या उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। ये तरीके भी लगभग उतने ही सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ आपका पैसा आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके साथ मिलकर काम करता है। अगर आप सालों से अपनी बचत किसी सरकारी या बड़े प्राइवेट बैंक के सेविंग्स अकाउंट पर में रखे हुए हैं, तो अब इसे बदलने का वक्त आ गया है। डर की वजह से नहीं, बल्कि समझदारी की वजह से। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका बैंक आपका फायदा उठा रहा है? शायद आपने इनमें से किसी जाल का खुद अनुभव किया हो। अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हमारा ये समुदाय एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है, और हो सकता है आपकी एक कहानी किसी और को वही गलती करने से बचा ले। और समझदारी की बात चली है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वो हंसमुख बैंकर जो आपको नाम से जानता है, असल में आपको वो चीजें बेचने के दबाव में है जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है। 5वां जाल, आपको वो बेचना जिसकी आपको जरूरत नहीं। आपके बैंक के अंदर छिपी हुई एक सेल्स मशीन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बैंक गए तो थे सिर्फ एक चेक जमा करने, और बाहर निकले एक नए क्रेडिट कार्ड, किसी इंश्योरेंस पॉलिसी या निवेश के प्लान के साथ? ये सब कुछ बड़े दोस्ताना तरीके से होता है। वो कहेंगे, सर आप जैसे सम्मानित ग्राहक के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो मददगार दिखने वाला बैंकर असल में अपना सेल्स का टारगेट पूरा करने के दबाव में है। जी हाँ, वो बैंकर भी जो आपके बच्चों का हालचाल पूछता है। पर्दे के पीछे ज्यादातर बैंक एक सेल्स की दुकान की तरह काम करते हैं, जहां हर हफ्ते का टारगेट, अंदरूनी मुकाबला और हर ग्राहक को कुछ न कुछ अतिरिक्त बेचने का दबाव होता है, भले ही वो आपके किसी काम का ना हो। इसका नतीजा, लोगों को महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी जाती है जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। छिपी हुई फीस वाले रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स थमा दिए जाते हैं, या ऐसे खाते खोल दिए जाते हैं जो शर्तों से भरे होते हैं। जब आप चेहरे पर भरोसा करते हैं लेकिन उसके पीछे का कमीशन नहीं देख पाते, तो आप दी गई सलाह पर सवाल ही नहीं उठाते। अगली बार जब आपके बैंक में कोई आपको एक शानदार मौका दे, तो उनसे 3 सवाल पूछिए। क्या इस प्रोडक्ट को बेचने पर आपको कोई कमीशन मिलेगा? इसमें सारी फीस, और अगर मैं इसे बीच में बंद करूं तो क्या चार्ज लगेगा? और सबसे जरूरी, मैं इसके कागजात घर ले जाकर आराम से पढ़ूंगा। सच्ची वित्तीय सलाह 5 मिनट में एक्सपायर नहीं होती। अगर कोई डील आज अच्छी वाली बात ये है, आप सिर्फ ब्याज में ही 2 लाख रुपए से ज्यादा भर देंगे। एक पल के लिए सोचिए, आपने उधार लिया 1 लाख रुपए, लेकिन आप वापस चुका रहे हैं 3 लाख से ज्यादा। ये कोई लोन नहीं, ये एक जाल है। और जो बात इसे और भी बदतर बनाती है, वो ये है कि ये 2 लाख रुपए जो आपने बैंक को दे दिए, वो आपके लिए काम कर सकते थे। अगर ये पैसा 20 सालों के लिए 12% की सालाना दर से भी इन्वेस्ट किया होता, तो ये 20 लाख रुपए से ज्यादा बन जाते।
आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंकों को अब आपके स्टेटमेंट पर साफ साफ एक बॉक्स में ये बताना पड़ता है कि अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करेंगे तो आपको कर्ज से निकलने में कितना समय लगेगा। उन्हें ये सच बताने पर इसलिए मजबूर किया गया क्योंकि वे जानते थे कि अगर लोगों ने सच्चाई देख ली तो वे कुछ अलग करेंगे। उनकी साइकोलॉजी बहुत चालाक है। वो आपको हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये की मिनिमम पेमेंट देकर एक झूठी तसल्ली देते हैं, जबकि उन्हें चीख चीख कर बताना चाहिए कि ये छोटी सी सहूलियत आपकी आर्थिक आज़ादी छीन रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई प्यास से मर रहे इंसान को पानी दे लेकिन उसकी कीमत एक घर के बराबर वसूल ले। लेकिन उनके खिलाफ आपका पहला हथियार ये है, अभी अपना स्टेटमेंट उठाइए, उस चेतावनी को ढूंढिए और असली आंकड़े देखिए। फिर अपनी पेमेंट को इसी महीने सिर्फ 1,000 रुपये भी बढ़ा दीजिए। फर्क बहुत बड़ा होगा। और बड़े फर्क की बात करें तो जरा इंतजार कीजिए जब आप देखेंगे कि वे आपका अकाउंट तब भी कैसे खाली करते हैं जब आप पर उनका एक पैसा भी उधार नहीं होता। दूसरा जाल, छिपी हुई फीस जो चुपचाप आपका खाता खाली करती रहती हैं। डरावनी बात यह है कि बैंकों को आपसे पैसा कमाने के लिए आपको कर्ज देने की भी जरूरत नहीं है। वे आपके खाते को धीरे धीरे चुपचाप उन छोटी छोटी फीस के जरिए खाली कर सकते हैं जिन पर आपका ध्यान भी नहीं जाता जब तक कि बहुत देर न हो जाए। मैं बात कर रही हूँ मंथली मेंटेनेंस चार्ज की, जो सिर्फ आपका पैसा रखने के लिए वसूला जाता है। एटीएम से पैसा निकालने का चार्ज जो आपका बैंक भी लेता है और दूसरे बैंक का एटीएम भी। और तो और अकाउंट इस्तेमाल न करने पर इनएक्टिविटी फीस, ये कोई गलती से नहीं होता। इन्हें ऐसा बनाया ही गया है कि आपकी नजरों से बच निकलें। कहीं 150 रुपए का चार्ज, कहीं 25 रुपए का एटीएम चार्ज। ये सालाना है तो वो कल भी अच्छी ही रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम उन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है जो वे बेच रहे हैं, बल्कि उस आजादी के बारे में है जिसका वो आपको लालच दे रहे हैं। छठा जाल, कर्ज का भ्रम। कैसे खरीदने की ताकत आपको और कमजोर बनाती है। बैंकों ने हमारे दिमाग में एक बहुत ताकतवर भ्रम बिठा दिया है कि आपकी क्रेडिट लिमिट यानी आपकी खरीदने की ताकत आपकी सफलता का पैमाना है। लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी खरीदने की ताकत आपकी नहीं बल्कि उनकी है। हर बार जब वे आपकी लिमिट बढ़ाते हैं, आपको 0% ब्याज का ऑफर भेजते हैं या ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स का लालच देते हैं, तो वे आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे होते। वे इस बात पर दांव लगा रहे होते हैं कि आप ज्यादा खर्च करेंगे, कर्ज को ज्यादा समय तक खींचेंगे और आखिरकार महीने दर महीने ब्याज भरेंगे। ये विशुद्ध मनोविज्ञान है। जब आपकी लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख हो जाती है तो आपको अमीर होने का एहसास होता है और आप खर्च भी वैसे ही करने लगते हैं, भले ही आपकी आमदनी 1 रुपए भी न बढ़ी हो। लेकिन जाल यही है, ज्यादा लिमिट आपको ज्यादा आजाद नहीं बल्कि ज्यादा असुरक्षित बनाती है। असली आर्थिक आजादी किसी और के पैसे खर्च करने से नहीं आती, वो आती है नियंत्रण से। ये जानने से कि असल में आपका क्या है और आप पर असल में कर्ज कितना है। अगली बार जब कोई आपकी लिमिट बढ़ाने का ऑफर दे तो खुद से पूछिए, मुझे कर्ज लेने की और क्षमता चाहिए या मन की शांति। लेकिन एक चीज है जिससे बैंक किसी भी और चीज से ज्यादा डरते हैं। 7वां जाल, चुप्पी की ताकत। बैंक क्यों उम्मीद करते हैं कि आप कभी सवाल नहीं उठाएंगे? एक चीज है जिससे बैंक नियमों में बदलाव या आर्थिक मंदी से भी ज्यादा डरते हैं, एक जागरूक ग्राहक जो आवाज उठाने को तैयार है। उनका पूरा बिजनेस मॉडल आपकी चुप्पी पर टिका है। चुप्पी जब आप पर कोई फीस लगती है, चुप्पी जब आपकी ब्याज दर अचानक बढ़ जाती है, चुप्पी जब आपको वो नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं। लेकिन सच ये है, बैंक उससे कहीं ज्यादा लचीले होते हैं जितना वो दिखाना चाहते हैं। जब आप सवाल उठाते हैं तो वे जान जाते हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं और ये चीज आपको उनके लिए खतरनाक बना देती है। मैंने ये बार बार देखा है। 500 रुपए की ओवरड्राफ्ट फीस सिर्फ 3 मिनट की फोन कॉल पर माफ हो जाती है। क्रेडिट कार्ड की सालाना फीस सिर्फ पूछने पर हटा दी जाती है। बेहतर ब्याज दरें उपलब्ध होती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप उनकी मांग करते हैं या बैंक छोड़ने की धमकी देते हैं। वे ये विकल्प आपको सामने से कभी नहीं देंगे क्योंकि वे इंतजार कर रहे होते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे। ये सिस्टम आपकी चुप्पी पर बना है, लेकिन आपको इस खेल में शामिल होने की जरूरत नहीं है। अगली बार कोई फीस देखें तो फोन करें, अगली बार ब्याज दर गलत लगे तो पूछें, अगली बार कोई प्रोडक्ट आपके काम न आए तो उसे रद्द करें।
आपका क्या मानना है? क्या आवाज उठाने से सच में फर्क पड़ता है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब जब आप इन 7 जालों को जान गए हैं तो आपको लग सकता है कि आप तैयार हैं, लेकिन एक आखिरी जाल है जो इतना शातिर है, इतने परफेक्ट तरीके से छिपाया गया है कि समझदार लोग भी हर रोज उसका शिकार होते हैं। 8वां जाल, वफादारी का जाल। कैसे बैंक आपकी वफादारी का इनाम घटियापन से देते हैं? ये आखिरी जाल है और शायद सबसे क्रूर भी। बैंक अपने सबसे खराब सौदे अपने सबसे वफादार ग्राहकों को देते हैं, जबकि आप 10, 15 या शायद 20 सालों से पूरी ईमानदारी से एक ही बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। वे आपकी वफादारी को हल्के में ले रहे हैं और अपने सबसे अच्छे ऑफर अजनबियों के लिए बचा कर रख रहे हैं। सोचिए जरा, आखिरी बार आपके बैंक ने आपको फोन करके बेहतर ब्याज दर, कम फीस या बेहतर शर्तें कब ऑफर की थी? वे ऐसा नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि आप कहीं नहीं जाने वाले। वहीं दूसरी तरफ वे नए ग्राहकों को 0 फीस, कैश बोनस और प्रीमियम रेट्स दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वे दरवाजे से अंदर आ जाएं। बैंक नए ग्राहक बनाने के लिए मार्केटिंग पर अरबों खर्च करते हैं, जबकि वे उन लोगों को सिस्टमैटिकली नजरअंदाज करते हैं जिन्होंने उन्हें मुनाफा कमा कर दिया। वफादारी का आपका इनाम ज्यादा फीस, कम ब्याज दरें और पुराने पड़ चुके प्रोडक्ट्स। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वफादार बैंक ग्राहक अक्सर नए ग्राहकों की तुलना में 20-30% ज्यादा फीस देते हैं और अपनी जमा पर काफी कम कमाते हैं। वे सचमुच आपको वफादार होने की सजा दे रहे हैं। आपको ये करने की जरूरत है, साल में कम से कम एक बार बाजार में देखिए कि दूसरे बैंक नए ग्राहकों को क्या ऑफर दे रहे हैं। फिर अपने बैंक को फोन करके उनसे उसे मैच करने के लिए कहिए। अगर वे मना करते हैं तो उस बैंक को छोड़ने के लिए तैयार रहिए। आपकी वफादारी कमाई जानी चाहिए, उसे मान कर नहीं चला जाना चाहिए। कड़वा सच ये है, बैंकिंग की दुनिया में वफादारी को कमजोरी के रूप में देखा जाता है और वे तब तक इसका फायदा उठाते रहेंगे जब तक आप उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं देते। आपका वित्तीय भविष्य इतना जरूरी है कि उसे सुविधा की वेदी पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। अब आप सभी 8 जालों को जानते हैं। सवाल ये है कि आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? 1 से 10 के पैमाने पर आप इस वीडियो को क्या रेट देंगे? अपनी रेटिंग कमेंट्स में डालें। मैं हर जवाब पढ़ता हूँ और आपकी प्रतिक्रिया मुझे आपके लिए बेहतर सामग्री बनाने में मदद करती है। प्रो बफे HQ पर हमारा यही मकसद है कि आप तक ऐसा सच पहुँचाते रहें जो आपकी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाए।